पूजा की शादी मथुरा के रहने वाले विपुल से हो जाती है। विपुल का पूरा परिवार मथुरा में ही रहता था। ऐसे ही एक दिन पूजा की सास अंजू पूजा से कहती है, अरे पूजा, होली आने वाली है। हमारे पास बस एक हफ्ते का समय है और जल्दी से पापड़ वगैरह बना लेते हैं दोनों सास बहू मिलकर। होली वाले दिन ये जो तेरा पति है ना विपुल, ये बहुत ड्रामे करता है। इसको पेट भर के होली वाले दिन पापड़, गुजिया और न जाने क्या क्या चाहिए। और अगर ये सब ना मिले ना उसे तो ये बिन पिए शराबी हो जाता है, फिर सारा दिन लड़ता रहता है। अच्छा माँ जी, ऐसी हरकतें भी करते हैं क्या ये? देखने में तो बड़े समझदार लगते हैं और बचपना तो कूट कूट के भरा है इनके अंदर। रात को मुझे कह रहे थे माँ के साथ जाकर ना मार्केट से इनके लिए सबसे बड़ी वाली पिचकारी लेकर आनी है। अरे बहू, ये ना तेरी पहली होली है, तुझे अपने पति की सारी हरकतों के बारे में पता चल जाएगा इस बार। हमारे घर में भले ही छोटा बच्चा ना हो, लेकिन ये जो विपुल है ना, ये किसी बच्चे से कम भी नहीं है। लेकिन माँ जी सच बताऊं तो मुझे ये पापड़ वगैरह बनाना नहीं आता। घर पर मम्मी ही बनाती थी ये सब। मेरा तो कभी मन नहीं लगा इन कामों में, और अचानक से मैं ये सब कैसे करूँगी? अरे तो तुझे अकेले करने के लिए किसने कहा है? मैं हूँ ना तेरी सास, मैं तुझे सारी चीजें सिखा दूंगी। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरी सास नहीं बल्कि तेरी माँ हूँ। फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है माँ जी, आप जैसा बोलोगे वैसा वैसा करती जाऊंगी। बस फिर पापड़ बन के तैयार हो जाएंगे। एक काम कर, किचन में जाके ना आलू, चावल, चने की दाल ये सब निकाल दे। मैं पापड़ बनाने की तैयारी करती हूँ। इस तरह से दोनों सास बहू मिलकर छत पर बैठकर पापड़ बनाने लगती है। ऐसे ही शाम को विपुल घर आता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, तुम और पूजा मेरे लिए पिचकारी लेकर आई या नहीं? अब आपको पता है ना कि मैं ऑफिस में काम में लगा रह जाता हूँ, मेरे पास समय नहीं है इन सारी चीजों के लिए। देखा पूजा बहू, आ गया मेरा छोटा बच्चा, पिचकारी की जिद कर रहा है अब। हाँ माँ जी, मैं भी वही देख रही हूँ। हाँ माँ जी, आप कम थी क्या? अब इस पूजा को भी शामिल कर लिया आपने अपने इस मजाक बनाने वाली पार्टी में। क्यों ना करूँ शामिल? अरे मेरे घर की बहू है, इस घर की सदस्य है, और आखिर इसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि क्या है विपुल की सच्चाई। क्या माँ, आपको पता है ना मुझे होली खेलना कितना ज्यादा पसंद है, और अब पिचकारी लेकर नहीं आई। मुश्किल से एक हफ्ता बचा हुआ है, कितनी सारी तैयारियां करनी है होली को लेकर, और आप हैं कि अरे माँ जी, और मैं तो अभी आधे घंटे पहले ही फ्री हुए, क्योंकि हम दोनों सुबह से पापड़ बना रहे थे। और इस बार तो माँ जी ने बहुत सारी वैरायटी के पापड़ बनाए हैं। अच्छा, तो मतलब पापड़ बनाया जा रहा है? फिर तो ठीक है, आज नहीं ला पाए तो कल ले आना याद से। हाँ अरे तू टेंशन मत ले, मैं तेरी पिचकारी भी ले आऊंगी और जो जो तुझे चाहिए वो सब कुछ मैं कर लूंगी। वैसे यहाँ होली कैसे खेलते हैं सब लोग? इस बार ना तुम्हें पता चलेगा कि कैसे होली खेली जाती है ससुराल में। हम घर के अंदर घुसकर होली नहीं खेलते, ये पूरा का पूरा गांव भी इसी तरह ही है। आसपास के सभी लोग मिलकर एक जगह होली का आयोजन करते हैं, जहां पर बहुत सारे कलर होते हैं, बहुत सारी खाने पीने की चीजें होती हैं, सब कुछ होता है। वहाँ मिलजुल कर सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं। बड़ा मजा आता है मुझे तो होली वाले दिन। वैसे मैंने कभी होली नहीं खेली, मतलब मेरे यहाँ होली खेलते थे, लेकिन मुझे होली खेलने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कलर से ना मुझे पिंपल वगैरह हो जाते हैं। मेरी प्यारी धर्म पत्नी, अब तुमको चाहे पिंपल हो या कुछ भी हो, होली तो खेलनी पड़ेगी। ऐसे ही पूजा और अंजू दोनों शाम को मार्केट जाती हैं, जहां उनको एक पड़ोसन मिलती है और वो पड़ोसन कहती है, अरे अंजू बहन, इस बार तो बहू की पहली होली की तैयारी जोर जोर से चल रही होगी। हाँ बहन जी, मार्केट जा रही हूँ, तैयारी चल रही है ना होली की। अच्छा चलो ठीक है, इस बार ना आसपास के सभी लोग मिलकर बढ़िया ही शानदार तरीके से होली मनाने का सोच रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी, होली ही ऐसा त्योहार है जहाँ सब लोग एक हो जाते हैं। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। अच्छा ठीक है। अंजू और पूजा दोनों मिलकर मार्केट से खूब सारा होली का सामान ले आती हैं। शाम को जब विपुल घर आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ, सारा सामान ले आए क्या होली का? हाँ बेटा, सारा सामान ले आई। तो माँ, पिचकारी कहाँ है? अरे बेटा, मैं तो भूल ही गई तेरी पिचकारी लाना। अच्छा तू चिंता मत कर, कल पक्का ले आऊंगी। क्या माँ, आप भी ना इतनी ज्यादा भुलक्कड़ हो गई हैं, पिचकारी नहीं लाई गई अब से? अरे बेटा, दिमाग से निकल गया ना, क्या करूँ, बुढ़ापा आ चुका है, छोटी छोटी बात अब याद नहीं रहती। पूजा, माँ को तो बुढ़ापा आ रहा है, लेकिन तुम्हें क्या आ रहा है कि तुम भी भूल गई? माँ के साथ गई थी ना मार्केट तुम भी। अरे वो दरअसल बात ये ना कि बहुत सारा सामान लेना था, फिर मम्मी और मैं हम दोनों भूल ही गए कि पिचकारी लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे घर में छोटा सा बच्चा है।
अगर पिचकारी नहीं आई ना तो देखना कि मैं इस बार होली कैसे खेलता हूँ। विपुल की बचकानी हरकत से अंजू और पूजा को बहुत ज्यादा हंसी आती है। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है और देखते ही देखते होली का दिन नजदीक आ जाता है। हर तरफ खुशियों का माहौल था, हर तरफ पूरा माहौल रंगों में रंगीन था। अंजू और पूजा सुबह से ही रसोई में अलग अलग तरह के होली के पकवान बनाने में लगी हुई थी। तभी विपुल अपनी माँ और पूजा से कहता है, आप दोनों मेरे लिए पिचकारी लेकर नहीं आए, फिर अब देखो किस तरह से होली खेलता हूँ मैं अब। अरे बेटा मैं तो भूल ही गई, गुलाल वगैरह है ना, तू उसी से होली खेल ले। जरूरी तो नहीं ना कि छोटे बच्चे की तरह पिचकारी से खेलेगा तभी होली मनेगी तेरी। अब तो बड़ा हो गया है। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक साथ मिलकर होली खेलने के लिए बाहर जाती हैं। आसपास के सभी लोग एक दूसरे को कलर लगाए रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर 2-4 भैंस आ जाती है और वो भैंस उसी माहौल में खूब सारा गोबर कर देती है। ये देखकर विपुल को बहुत गुस्सा आता है और वो गोबर उठाकर अपनी पत्नी पूजा को लगाते हुए उससे कहता है, ये लो मेरी धर्म पत्नी, पिचकारी ना लाने का नतीजा। हैप्पी होली। ये होली तुम्हें हमेशा याद रहेगी। अब खेलो गोबर से होली। अब आप भी देखो कि कैसे खेलते हैं होली। इस तरह से विपुल और पूजा दोनों गोबर से एक दूसरे को होली मुबारक कहते हैं। तभी वहाँ अंजू आ जाती है और अंजू भी गोबर उठाकर विपुल और पूजा को लगाने लगती है। ये देखकर आसपास के सभी लोग गोबर से होली खेलने लगते हैं। इस तरह से होली का त्योहार हंसी खुशी वो सभी लोग मिलकर एंजॉय करते हैं। सुमित्रा और दिशा में बहुत ज्यादा प्यार था। वैसे तो दोनों सास बहू थी, पर दोनों में माँ बेटी से भी ज्यादा प्यार था। अरे दिशा बहू कहाँ रह गई? आज शॉपिंग करने नहीं जाना क्या? क्या आज फिर से शॉपिंग? बस 5 मिनट दो, अभी आती हूँ। पगली कहीं की, तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है, पार्लर भी तो जाना है। क्या पार्लर भी? अरे माँ आप कितनी अच्छी हो, सबको आप जैसी सास मिलनी चाहिए। इतना प्यार तो मेरी माँ भी नहीं करती। बस कर, लेट हो रहा है। शाम को राकेश के आने से पहले घर आना है, नहीं तो फिर हम पे बरसने लगेगा। इस तरह से दोनों सास बहू पहले पार्लर जाती है और अच्छे से तैयार होकर मार्केट में शॉपिंग करने जाती है। उन दोनों सास बहू का प्यार देखकर गांव के सभी लोग उनकी खूब तारीफें करते हैं। सुमित्रा बहन, तुम्हारे तो वारे न्यारे हो गए दिशा जैसी बहू पाकर। अरे अगर दिशा जैसी बहू सुमित्रा को मिली है तो दिशा को भी तो सुमित्रा जैसी सास मिली है। भगवान ने बड़ा ही सोच समझकर मेल बनाया इन दोनों सास बहुओं का। वैसे तो कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती। लगता है इन सास बहुओं की जोड़ी भगवान ने ही फुर्सत से बना ली है। बहन, ये सब तो कहने की बात है। अगर तुम अपनी बहू को बहू ना मानकर बेटी मानो तो बहू भी बेटी बनकर दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। आंटी जी आप ना मेरी सास की बात मत सुनो, ये तो इनका बड़प्पन है। इनको तो आदत है मेरी तारीफ करने की। भगवान करे तुम दोनों सास बहू ऐसे ही हमेशा साथ रहो, किसी की नजर ना लगे। अपनी पड़ोसन से बात करके अब दिशा और सुमित्रा अपने घर जाती है। जितना प्यार सुमित्रा अपनी बहू से करती थी, उतना ही प्यार गांव के सभी लोग भी दिशा से करते थे, क्योंकि दिशा बहुत ही ज्यादा साफ दिल की थी। ऐसे ही एक दिन, दिशा बहू क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? हाँ आंटी कहो ना। दिशा बहू, अपनी सास के साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ ना, उनकी दवाई लेने। क्या तुम मेरे बेटे को भी अपने साथ ले जा सकती हो? दरअसल आज मेरी बेटे के स्कूल में ना पेरेंट्स मीटिंग है, मुझे भी वहाँ जाना है। मैं अकेली दोनों जगह नहीं जा पाऊंगी। आंटी जी ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? आखिर गोलू मेरा भी तो देवर है ना। और क्या हुआ अगर मेरा देवर अभी 4 साल का है तो? बहू ये तो भगवान की देन है। भगवान ने थोड़ा लेट सुना, पर मैं भगवान से दुआ करूंगी कि वो तेरी गोद भी जल्दी से जल्दी भर दे, मेरी तरह शादी के 15 साल बाद नहीं। इस तरह से दिशा अपनी पड़ोसन से हंसी मजाक करके घर आ जाती है और कुछ देर बाद अपनी सास और अपनी पड़ोसन के बेटे गोलू को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है। गोलू बहुत शैतान था। दिशा लाइन में लगी हुई थी। तभी गोलू सुमित्रा का हाथ छुड़ाकर रोड पर चला जाता है और सुमित्रा गोलू के पीछे चली जाती है। गोलू बेटा ऐसे रोड पर नहीं भागते, अच्छे बच्चे बड़ों की बात मानते हैं, चलो मेरे पास आ जाओ। सुमित्रा गोलू को बार बार आवाज देती है, पर गोलू नहीं आता। तभी सुमित्रा एक ट्रक को गोलू के पास आता देखती है। सुमित्रा गोलू को बचाने के लिए खुद ट्रक के सामने आ जाती है
और मौके पर ही सुमित्रा की मौत हो जाती है। माँ उठो ना, क्या हुआ आपको? आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, प्लीज माँ उठो ना। दिशा अपनी सास की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वह सबसे बातचीत बंद कर देती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दिशा कुछ खा लो, माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। जो एक बार चला जाता है वो कभी नहीं आता। राकेश बेटा, दिशा को बहुत बड़ा सदमा पहुंच गया है। मेरी मानो तो तुम उसे बाहर ले जाओ, क्या पता बाहर जाने से दिशा इस सदमे से बाहर आ जाए। आप शायद सही कह रही हैं। अब अपनी पड़ोसन की आंटी के कहने पर राकेश दिशा को बाहर ले जाता है, पर फिर भी दिशा पहले की तरह नहीं हो पाती। अब राकेश दिशा को अपने साथ घर लेकर आ रहा होता है कि तभी दिशा की नजर एक पुतले पर पड़ती है और दिशा उस पुतले के गले लगकर राकेश से रोते हुए कहती है, राकेश क्या तुम मेरा एक काम करोगे? दिशा मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम बोलकर तो देखो तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सारी खुशी ला दूंगा। क्या तुम मेरे लिए इसी तरह माँ का पुतला बनवा सकते हो? मुझे अपने घर में माँ की प्रतिमा चाहिए। राकेश दिशा के कहते ही तुरंत अपने आदमियों से कहकर अपनी माँ की एक मूर्ति बनवाता है और उसे घर ले आता है। घर में सुमित्रा का पुतला आने के बाद दिशा हर समय उस मूर्ति के पास ही बैठी रहती और उसी से बातें करती। माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझसे कोई गलती हो गई थी क्या? अगर ऐसा था तो आप मुझे डांट लेती ना। दिशा तुम सुबह से यहाँ बैठी हो, चलकर कुछ खा लो, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी। मैं कैसे कुछ खा लूं जब माँ ने इतने दिनों से कुछ भी नहीं खाया? दिशा सदमे से बाहर आ चुकी थी, पर अब भी वो अपनी सास को भूल नहीं पाई थी। राकेश दिशा की हालत देखकर अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। ऐसे ही एक रात दिशा अंधेरे में अपनी सास की बनाई हुई मूर्ति के पास जाती है। घर में काफी अंधेरा था, जिस वजह से दिशा अपनी सास के पुतले से टकरा जाती है और पुतला नीचे गिर जाता है। माँ मुझे माफ करना, घर में अंधेरा था, इस वजह से मैं देख नहीं पाई और मेरी वजह से आपको चोट लग गई। नहीं बहू, मुझे चोट नहीं लगी, बल्कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद तुझे चोट लगी है। देख, इसीलिए मैं तेरे लिए वापस आ गई। माँ आप सच में आ गई क्या? ये तो सिर्फ आपका पुतला है और भला एक मूर्ति कैसे बात कर सकती है? हाँ बहू, एक प्रतिमा बात नहीं कर सकती, पर एक आत्मा तो कर सकती है ना। अब इस मूर्ति में मेरी आत्मा है। अब मैं हर समय तेरे साथ रहूंगी। बस तू ये बात किसी को मत बताना। इस तरह से दिशा की सास की बनाई हुई मूर्ति जादुई हो जाती है और जादुई पुतला दिशा को पूरी तरह से ठीक कर देता है और दिशा की सारी इच्छाओं को भी पूरी करने लगता है। समय बीतता जाता है और दिशा पूरी तरह से सदमे से बाहर आ जाती है। दिशा तुम्हें पहले की तरह ठीक देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब तो माँ के इस जादुई पुतले की वजह से हुआ है। क्या जादुई पुतला? मेरा मतलब है माँ के आशीर्वाद से। माँ दूर होकर भी हमारे पास है। और राकेश जी, मुझे आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं, कोई बात है क्या? हाँ दिशा, माँ के जाने के बाद तुम सदमे में चली गई, इस वजह से मेरा पूरा ध्यान तुम पर रहने लगा। हमारी कंपनी लॉस में जा रही है और शेयर्स कौड़ियों के भाव में बिकते जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। राकेश के बोलते ही सुमित्रा की मूर्ति में से एक तेज रोशनी निकलती है और कुछ देर बाद राकेश के फोन पर एक फोन आता है। उस कॉल के बाद मानो जैसे राकेश की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। दिशा ये तो जादू हो गया। तुम जानती हो हमारी कंपनी में एक बहुत बड़ी कंपनी ने पैसा लगाया है, वो हमारे साथ काम करने को तैयार हो चुकी है। राकेश की खुशी देखकर दिशा समझ जाती है कि ये सब काम जादुई पुतले का है। अपने पति की खुशी देखकर दिशा भी बहुत खुश होती है और इसी तरह से सुमित्रा का जादुई पुतला हर समय दिशा और राकेश का साथ देती है। कोमल अपनी सास मंजू और पति अजय के साथ रहा करती थी। कोमल अपने पूरे परिवार के बारे में बहुत सोचती थी। घर में कमाने वाला बस अजय था और एक दिन अचानक अजय का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके पैर में चोट लग जाती है, जिस कारण डॉक्टर उसे बेड रेस्ट पर रहने के लिए कह देते हैं और इसी बीच कोमल प्रेग्नेंट हो जाती है। धीरे धीरे घर की आर्थिक हालत बद से बदतर हो जाती है। घर की बुरी हालत को देखते हुए कोमल अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं क्या कह रही थी कि घर की आर्थिक हालत तो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। मैं सोच रही थी कि मैं कोई काम क्यों नहीं कर लेती,
जब इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं काम पर जाना बंद कर दूंगी। फिलहाल के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तेरी बात ना बिल्कुल सही है बहू, लेकिन तू अभी गर्भवती है और ऐसे में तुझे बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माँ जी, अभी तो तीसरा चौथा महीना लगा है और फिलहाल इस समय मैं काम कर सकती हूँ। अरे बहू, शुरुआती दिनों में ही तो खास ध्यान रखना पड़ता है, और मेरी बात को मजाक में मत ले। तू अगर बाहर कहीं जाएगी, काम करेगी, तो ये समाज क्या कहेंगे कि अपनी गर्भवती बहू से मेहनत मजदूरी करवा रही है। ये तो माँ जी, ये जो समाज के चार लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, उनसे ना कभी फर्क पड़ना चाहिए हमें। और वैसे भी ये लोग आकर हमारे घर के खर्चे चलाएंगे क्या? इसीलिए अपने घर की पूरी कंडीशन को देखते हुए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। बहू, मैं तुझे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानती हूँ, और एक माँ का दिल ना अपनी बेटी को इस तरह से बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा। मैं जानती हूँ कि आप मुझे कभी नहीं जाने दोगे। आप भी तो सोचना, अगर इनकी तबीयत ठीक होती और घर में सब कुछ सही चल रहा होता फिर ये नौबत ही नहीं आती। फिलहाल के लिए तो मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन अब सिचुएशन को देखते हुए मुझे अभी इस घर का बेटा बनना पड़ेगा ना। मैं जानती हूँ बहू कि तू अपने घर का अच्छा बुरा सब कुछ अच्छे से समझती है, लेकिन एक माँ होने के नाते ना मेरा दिल ना ये बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं कि मैं तुझे बाहर जाने दूं और तू बाहर का काम करे। मैं ना खुद कोई काम ढूंढ लेती हूँ, मैं ही काम करूंगी। माँ, अगर आप इस बुढ़ापे में काम करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना। अभी शुरुआती महीना लगा है मुझे प्रेगनेंसी का, इसीलिए टेंशन वाली बात नहीं है। मैं अपना ध्यान रख लूंगी अच्छे से। देख बहू, अभी तक प्यार से समझा रही हूँ, अब तू अगर जिद करने लगी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बार मैंने मना कर दिया तो कर दिया। मंजू कोमल को बाहर काम करने से मना कर देती है, जिसके बाद कोमल अपनी सास को खूब समझाती है, लेकिन मंजू कोमल की हेल्थ को लेकर कोई लापरवाही नहीं चाहती थी। और ऐसे ही एक दिन कोमल फिर से अपनी सास से कहती है, माँ, मेरी सहेली है ना, अपने साथ ही मेरे काम की बात की है। ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, बस झाड़ू और पोछा करना है। आपको तो पता है प्रेगनेंसी में झाड़ू पोछा करना हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है। मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और थोड़ी कमाई भी। बहू, बात तो तेरी सही है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं क्या करूंगी? माँ, कहते हैं ना, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, वो जो करता है अच्छा ही करता है। वो अपने बच्चों के साथ कभी बुरा नहीं करता, इसीलिए भगवान जी मेरा भी ध्यान रखेंगे और मेरे होने वाले बच्चे का भी। अब अगर इतनी जिद कर रही है ना तो ठीक है, अजय ठीक हो जाएगा, उसके बाद तुझे ये काम छोड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। इस तरह से कोमल अब काम पर जाना शुरू कर देती है। कोमल जैसे ही काम पर से घर वापस आती है, मंजू घर का सारा काम निपटा देती है और अपने हाथों से खाना बनाकर कोमल को खिलाते हुए उससे कहती है, ये ले मेरी बच्ची, खाना खा ले, थक गई होगी ना, मैं तेरे सिर में तेल भी लगा देती हूँ। सच में माँ, मैं बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसी सास मिली। सही बताऊँ तो सास नहीं बल्कि माँ मिली है। मुझे इतना प्यार तो मुझे मेरी माँ ने भी नहीं किया कभी। हाँ तो मैं ही तो तेरी माँ हूँ, और मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? ये ले, जल्दी से खा ले, फिर दूध पी लियो, उसके बाद मैं तेरे सिर में तेल लगा देती हूँ। नहीं माँ, अब आप रहने दो, जाकर आराम करो। घर का सारा काम आपने किया है, खाना भी आपने बनाया, थक गए हो क्या आप भी? अरे अपने घर के काम को करने में कौन थकता है? थक तो तू गई होगी ना, दूसरे के घर में साफ सफाई करती है, वहाँ तो जानती है ना, कभी ये करो कभी वो करो। अच्छा चलो ठीक है, आप मेरे सिर में तेल लगा दो, उसके बाद मैं भी सोती हूँ, फिर आप भी सो जाना। ऐसे ही समय बीतता जाता है। कोमल बाखूबी अपने ससुराल की जिम्मेदारी अच्छे से निभाने लगती है। देखते ही देखते कोमल का 9वां महीना लग जाता है और धीरे धीरे अजय की तबीयत में सुधार आ जाता है। अब कोमल घर पे ही रहने लगती है। अजय अब काम पर जाना शुरू कर देता है और एक दिन मंजू अजय से कहती है, अजय कुछ पैसों की व्यवस्था कर ले, अब बहू की गोद भराई करनी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है ना, मैं इंतजाम करता हूँ। और बहू के मायके वालों को भी बता दियो कि बहू की गोद भराई है, ताकि उन्हें भी पता चले कि ये बहू का ससुराल नहीं बल्कि दूसरा मायका है और बहू को यहाँ पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अच्छा ठीक है ना, मैं सब कुछ कर दूंगा, आप तैयारियां शुरू कर दो, पैसों की चिंता मत करना, सब कुछ अच्छे से होगा। इस तरह से अब कोमल की गोद भराई की तैयारियां शुरू हो जाती है। मंजू दिन भर यहाँ से वहाँ खरीदारी में लगी रहती है। देखते ही देखते कोमल की गोद भराई का दिन आ जाता है। गोद भराई वाले दिन कोमल के मायके वाले भी आए होते हैं, जहाँ पर उसकी माँ जो कि सौतेली थी वो कोमल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। कोमल की सौतेली माँ कोमल की गोद भरते हुए उससे कहती है,
ये ले मेरी बिटिया रानी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तेरी एक गरीब ससुराल वाले तुझे इतना प्यार देंगे और इतना आलीशान तरीके से तेरी गोद भराई करेंगे। हाँ माँ, क्योंकि ये आपकी गलतफहमी है। ये मेरा ससुराल नहीं बल्कि ये मेरा मायका है, और असल मायने में माँ मेरी वहीं बैठी हुई है जिन्होंने सास होने के बाद भी मुझे कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। और मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरी सास नहीं, ये मेरी माँ है। चलो, खुशी हुई देखकर। वैसे अब मैं और ज्यादा देर नहीं रुक सकती, अब मैं जा रही हूँ। बाकी घर का और अपना ध्यान रखना। शादी से पहले कोमल की सौतेली माँ उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए कोमल की सौतेली माँ ने कोमल की शादी बहुत ही गरीब घर में करवा दी थी ताकि कोमल हमेशा परेशान रहे। लेकिन कहते हैं ना, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। कोमल की किस्मत में बहुत ही अच्छा लिखा हुआ था, जिस वजह से उसे ससुराल में गरीब होने के बाद भी कोई कमी महसूस नहीं होती थी। देखते ही देखते कोमल का डिलीवरी का समय आ जाता है, जहां मंजू उसकी खूब देख रेख करती है और वो बहुत ही सुंदर सी बेटी को जन्म देती है, जिसके बाद पूरा परिवार खुशी के कारण झूम उठता है और हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ता है। शालिनी, जो कि अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, उसने बिना रिश्ता फिक्स हुए शादी को लेकर खूब सारे अरमान संजो रखे थे। ऐसे ही एक दिन शालिनी अपनी दोस्त प्रिया को फोन करके उससे कहती है, यार मैंने ना अपनी शादी के लिए एक लहंगा पसंद किया है, पूरे 50,000 का, और इस शहर के बेस्ट डिजाइनर का डिजाइन किया हुआ लहंगा है वो। अरे वाह, क्या बात है। तू तो बड़ी ही छुपी रुस्तम निकली। रिश्ता पक्का हो गया और तूने बताया ही नहीं, सीधा अब लहंगा फिक्स हो रहा है। वाह रे तेरी दोस्ती शालिनी मैडम। अरे तो पागल है क्या, मेरी शादी अभी फिक्स नहीं हुई है। मैंने अपनी शादी को लेकर बहुत सारे ख्वाब सजा रखे हैं, उसे ही पूरा करने की सोचती हूँ। हे भगवान, सही में 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाकर भगवान से अच्छे दोस्त मांगे थे, लेकिन इतने अमाउंट में तेरे जैसे ही दोस्त मिलेंगे। तू ना मेरा मजाक मत बना। हर लड़की शादी को लेकर खूब सारे सपने सजा के रखती है। मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरी शादी ठंड में हो, हम दोनों पति पत्नी हनीमून पर जाएं, ठंड के मौसम में सारी चीजों को एंजॉय करें। वाह रे तेरे सस्ते सपने। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरी सहेली की शादी ठंड में ही हो, क्योंकि ऐसी उसकी इच्छा है। और अब ना मुझे काम करने दे, क्योंकि मेरे पास तेरे इन फालतू सपने के लिए समय नहीं है। हाँ जाना, तेरे लिए सपने सस्ते होंगे, मेरे लिए ये सब बहुत ज्यादा कीमती है। और अब फोन रख, परेशान करती रहती है मुझे। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन शालिनी के घर उसकी कजिन सिस्टर मिनी की शादी का इनविटेशन आता है। ये देख शालिनी अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, ये क्या, इतनी गर्मी में कौन शादी करता है, मुझे नहीं जाना, पूरा मेकअप खराब हो जाता है पसीने से। ज्यादा बकवास करी ना, 8 नंबर की चप्पल मारूंगी फेंक के, और मुंह पर छपेगा 16। और हाँ, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। ठंड में शादी करने का मतलब होता है कि दुगना खर्चा करना। अरे रिश्तेदारों की रजाई, गद्दे, कंबल, इन सब का भी तो अरेंजमेंट करना होता है। गर्मी में कम से कम रजाई कंबल का खर्चा तो बचता है। और तो और सर्दियों में रिश्तेदारों को गरम गरम खाना चाहिए होता है, जिससे गैस भी ज्यादा खर्च होती है। मैं तो तेरी शादी गर्मी में ही करूंगी बस। ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैंने तो सोच रखा है अपनी शादी ठंड में करूंगी और ठंड में अपने पति के साथ हनीमून पर जाऊंगी। बहुत सारे सपने देखे हैं मैंने। ठंड में जाकर शादी लोग क्यों करते हैं, सर्दियों में तो मजा आता है शादी करने का। अभी अभी मैंने तेरे से कहा ना कि 8 नंबर का चप्पल मारूंगी तो 16 नंबर छपेगा मुंह पर। दिलवाऊं तुझे शादी के मजे, वो भी सर्दियों में। शर्म नहीं आती अपनी माँ से ऐसी बातें करते हुए? अरे माँ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? अब मेरी कोई बहन तो है नहीं, इसीलिए आपसे शेयर करती हूँ जो भी मन में हो। और चाहे जो भी हो, शादी तो मैं सर्दियों में ही करूंगी। ठंड में शादी करने का मजा ही अलग है। तेरा दिमाग तो सही है ना शालिनी। इसी बात को लेकर दोनों माँ बेटी में खूब बहस होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शालिनी के लिए अनुज नाम के लड़के का रिश्ता आता है। शालिनी को अनुज और अनुज को शालिनी दोनों पसंद आ जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों परिवार वाले शालिनी की शादी का बढ़िया सा मुहूर्त एक पंडित से निकलवाते हैं और पंडित जी से कहते हैं, जजमान, लड़का और लड़की की कुंडली देखने के बाद इनका बहुत ही शुभ मुहूर्त मई और जून के आसपास का है। इन दोनों महीनों में आप कभी भी इनकी शादी कर सकते हो। दिन आप फिक्स कर लो खुद अपने हिसाब से। पंडित जी, नवंबर, दिसंबर या जनवरी तक का कोई मुहूर्त नहीं है क्या?
नहीं बिटिया, जून और मई का ही मुहूर्त है शुभ, तुम दोनों की कुंडली के हिसाब से। फिर मुझे शादी नहीं करनी पंडित जी। मेरी कुंडली के साथ विंटर में शादी के लिए बिल्कुल में मैच नहीं कर रही है। मैं तो अनुज जी के साथ शादी नहीं कर सकती। मुझे शादी करनी है तो ऐसे के साथ जिसके साथ कुंडली भी मैच करे और शादी का जो मुहूर्त है वो भी सर्दियों का हो। ठंड में ही शादी करनी है मुझे, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अरे शालिनी, ये कैसी बातें कर रही हो? इतनी छोटी सी बात के लिए कोई शादी करने को मना करता है क्या? अनुज, तुम नहीं जानते शादी को लेकर मैंने बहुत सारे सपने संजो रखे हैं और शादी मैं सर्दियों में ही करूंगी। शालिनी, 8 नंबर का चप्पल तेरे मुंह पे मारूंगी तो 16 छपेगा। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तुझे कितनी बार कहा है कि मैं भी सर्दियों में शादी करवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। हाँ तो ठीक है, फिर नहीं करनी मुझे शादी वादी। शालिनी का ऐसा जवाब सुनकर शालिनी की होने वाली सास मनोरमा कहती है, अरे शालिनी बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। ये मुहूर्त में यकीन तो मैं भी नहीं करती। और हाँ, तुझे अगर शादी ठंड में करनी है तो यही ठीक, मैं अपने बेटे की शादी तेरे साथ ही करवाऊंगी, वो भी कड़कती हुई ठंड में। अब शालिनी की शादी अनुज के साथ बिना मुहूर्त के जनवरी के महीने में फिक्स हो जाती है। हर तरफ खुशियों का माहौल था। देखते ही देखते शालिनी की शादी का दिन भी आ जाता है और इसी तरह से हंसी खुशी शालिनी की शादी अनुज के साथ हो जाती है। शादी के अगले ही दिन मनोरमा शालिनी से कहती है, अरे बहू, कहाँ है तू? किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हैं, जा जाकर धो उसे। ठीक है माँ जी, अभी बर्तन धोती हूँ। शालिनी जैसे ही किचन में जाती है, किचन में खूब सारा बर्तनों का भंडार लगा था। बर्तन धोने के लिए जैसे ही पानी छोड़ती है, पानी बहुत ज्यादा बर्फ की तरह ठंडा था। ये देखकर शालिनी किचन से बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, किचन में तो बहुत ज्यादा ठंडा पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा हाथ ही जल जाएगा मेरा। मैं बर्तन कैसे धोऊं? गर्म पानी नहीं है क्या? अरे नहीं बहू, ठंड में पानी ज्यादा ठंडा हो जाता है। और वैसे भी तुझे तो ठंडी चीजें बहुत पसंद है। तू एक काम कर, ठंडे पानी से ही बर्तन धो। और मेरे घर में गर्म पानी नहीं है। और हाँ, ठंडे पानी से पोछा भी लगाना, नहाना भी ठंडे पानी से। ठंडे पानी से ही तुझे सारा काम करना है, क्योंकि तुझे तो ठंडी चीजें बहुत पसंद है। वैसे भी शादी तूने ठंड में की है, तो ठंड का असली मजा तो तुझे आना ही चाहिए। इतना बोलकर मनोरमा वहाँ से चली जाती है। तभी शालिनी खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये भगवान, ठंड में शादी करने के चक्कर में मुझे ये सब कुछ करने को मिल रहा है। मैंने सोचा था शादी के बाद हनीमून पर जाऊंगी, आराम से मेरे घर में नौकर होंगे जो मुझे खाना बनाकर खिलाएंगे, मैं तो आराम करूंगी। लेकिन मेरे सारे अरमानों पर तो पानी फिर गया। एक तो ठंड में सुबह उठने का मन नहीं करता, इतना सारा काम करना पड़ता है। इस तरह से मनोरमा शालिनी के नाक में दम कर देती है। उसे हर समय ठंडी में शादी करने का टोन मारा करती और उससे ठंड में खूब सारा काम करवाती। ये देखकर शालिनी को कहीं ना कहीं अपनी गलती महसूस होने लगती है। इस सर्दी में शादी करके उसने गलती कर दी थी। एक दिन शालिनी अपनी माँ को फोन करके उनसे कहती है, माँ, मुझे लग रहा है सर्दी में शादी करके मैंने गलती कर दी। एक तो मुझे घर का काम करना नहीं आता, ऊपर से अचानक वो भी सर्दियों के मौसम में मुझे काम करने को मिल रहा है। मेरी हालत खराब हो रही है। अगर आपके कहे अनुसार गर्मियों में मैं शादी कर लेती तो धीरे धीरे करके काम करने की हैबिट भी बन जाती, फिर मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। अब मुझे बहुत दिक्कत हो रही है माँ। कोई बात नहीं बेटा, ये सर्दियों में शादी करने का तो असली मजा है। शालिनी गुस्से में फोन रख देती है। फिर शालिनी को एहसास होता है कि अक्सर बड़े जो कहते हैं वही सही होता है।